प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर विष्णुदेव झा आज पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। पिछली कक्षा में जो चर्चा हुई थी उसी चर्चा को कुछ और आगे बढ़ाना चाहता हूँ और उस चर्चा को मैं थोड़ा सा ध्यान देने पर, 2 बार उसको केवल इस वीडियो को देख लेने पर आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये चैप्टर पढ़ने के लिए या इस बात की जानकारी के लिए और न किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत है और न फिर कोई पुस्तक उलटने की ज़रूरत है। सिर्फ 2 बार ध्यान से वीडियो देख लेने की बात है। पिछली बार चर्चा किए थे तवर्ग वर्णों के उच्चारण स्थान तक, क से लेकर के कवर्ग से लेकर के चवर तक के वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे है, इस पे चर्चा हुई थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उसमें अन्य और शेष वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है, अर्थात ये वर्ण कहाँ से उच्चरित होते हैं, मुंह के किस अवयव से उच्चरित होते हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। उपपद्यमानी नामोष्ठौ, जिसका अर्थ है ह्रस्व दीर्घ उ और पवर्ग प फ ब भ म, ये वर्ण ओठ से अथवा होठ से उच्चरित होते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठी वर्ण कहते हैं। उसके बाद अगला सूत्र है य म ङ ननानाम नासिका च, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, जैसे कवर का 5वां अक्षर, चवर्ग का 5वां अक्षर, तो कवर्ग का 5वां अक्षर हुआ अंगो, चवर का 5वां अक्षर हुआ यो, टवर्ग का 5वां अक्षर हुआ मूर्धन्यनो, तवर्ग का 5वां अक्षर हुआ दंतनो। ये सभी वर्ण नाक से उच्चरित होते हैं, इसलिए इन्हें अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण नाक से होता है। उसके बाद अगला नियम है ए दैतो कंठ तालु, अर्थात कहने का मतलब ये कि ए और ऐ ये दोनों वर्ण कंठ और तालु से उच्चरित होते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। फिर अगला नियम है ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ है, अर्थात कंठ और ओठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। ये सभी दीर्घ अक्षर हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता हो उसे दीर्घ कहते हैं, तो ये सभी दीर्घ वर्ण की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अगला नियम है वकारस्य दंतोष्ठम, व यो रो लो व का जो चौथा वर्ण है यो रो लो व, तो व का उच्चारण स्थान दांत और ओठ है, अर्थात व दांत और ओठ से उच्चरित होते हैं। उसके बाद है अनुस्वार नासिका च, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। यह अनुस्वार क्या है? यह आधा म अर्थात म हलंत जो लिखते हैं तो वह संधि के नियम से अनुस्वार हो जाता है और इस वर्ण की अनुस्वार की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। इसकी सत्ता तब होती है जब वो किसी वर्ण के साथ मिलते हैं, जैसे कहते हैं मयंक,
उसी तरह से विसर्ग का उच्चारण तो पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। लेकिन अनुस्वार और विसर्ग ये दो ऐसे वर्ण हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये जब भी आएंगे तो किसी वर्ण के साथ ही आएंगे। जैसे कहते हैं रामः, तो ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ये अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों किसी वर्ण के साथ मिलकर ही सार्थक होते हैं। इस संदर्भ में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह भाषा सीखने के लिए, व्याकरण सीखने के लिए अथवा ज्ञान अर्जन करने के लिए वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कि जितने भी वर्ण हैं वो मुख के किस किस अवयव से उच्चारित होते हैं उसका ज्ञान आवश्यक है। और इसकी चर्चा मैंने पूरी कर दी। 2 वीडियो में 2 पार्ट में यह हुआ है। तो जो पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वो भी इसको देख लें। और मेरा पूर्ण विश्वास है, अटल विश्वास है कि यह देख लेने के बाद केवल सूत्र को याद रखना है और सूत्र को याद रखने से ही उनका सारे वर्णों का उच्चारण स्थान का ज्ञान हो जाएगा। इनमें सूत्र जो है, इनमें गागर में सागर भरने वाली बात है। गागर में सागर भरने का मतलब होता है, गागर मतलब होता है घड़ा, सागर मतलब समुद्र, घड़ा में समुद्र भरना। तो यह कैसे है? तो इस सूत्र की यह विशेषता है कि यह कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट कर देता है। इसलिए इन सूत्रों को, मेरा अनुरोध होगा छात्रों से कि इन सूत्रों को याद कर लें और उसको समझ लें, तो फिर उनको आगे व्याकरण के और नियम जानने में, संधि के प्रसंग में उनको सहूलियत होगी। धन्यवाद।